नमस्कार। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये एक फीमेल चार्ट है, एक जातिका का चार्ट है और हमारी यूट्यूब दर्शक ही हैं जिनका चार्ट अध्ययन के लिए कुछ दिन पहले मेरे पास आया था और उन्हीं की कॉन्सेंट से हम इसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चूँकि एक अच्छा चार्ट लगा मुझे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसके साथ मेरी प्रैक्टिस क्या है, मैं किस तरह से एक चार्ट को एनालाइज करता हूँ या हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको बहुत क्लियरली आज बताने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप वही प्रैक्टिस करें। इनकी समस्या है विवाह से संबंधित। ये भी बता देता हूँ कि 36 ईयर इनका एज हो चुका है, 36 साल। ठीक है, क्योंकि नाम और बाकी डिटेल्स मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं करा पाऊँगा, इसलिए वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहा। आम तौर पर हमारी प्रैक्टिस क्या होगी इस चार्ट में, हम विवाह के लिए देखते हैं, मैरिज के लिए देखते हैं 7th हाउस यानी कि सैटर्न और सेकंड हाउस यानी कि मरकरी, इनकी दशा में मैरिज हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़, 7th हाउस का लॉर्ड किसी खराब घर में या त्रिक भाव में तो नहीं है, तो इसका लॉर्ड है सैटर्न जो कुंडली के चौथे घर में बैठा दिखेगा और मरकरी जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो आपको 7th हाउस में बैठा मिलेगा। यहाँ तक ठीक है, ये कहीं भी किसी भी तरह से मैलेफिक हाउस में नहीं है। अब हम देखते हैं विवाह नहीं हुआ, अब सैटर्न का तो कोई एस्पेक्ट यहाँ है नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं वीनस की कंडीशन, तो वीनस आपको 6th हाउस में मिलता है। तो हम नॉर्मली आम तौर पर क्या करेंगे कि हम, हो सकता है कुछ लोग वीनस को रिस्पॉन्सिबल कर दें पूरी तरह से, या कुछ लोग चूंकि फीमेल चार्ट है तो जुपिटर को रिस्पॉन्सिबल कर दें क्योंकि ये 8th हाउस में है। अब 5th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में है और चूंकि ऐसा माना जाता है कि जुपिटर फीमेल चार्ट में विवाह का कारक है। सबसे पहले मैं इस डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, चाहे मेल चार्ट हो चाहे फीमेल चार्ट हो, मैरिज का, विवाह का कारक होगा तो केवल और केवल वीनस होगा, याद रखिएगा। अब बात जुपिटर की जब आएगी, जुपिटर विवाह का कारक नहीं होता फीमेल चार्ट में, जुपिटर हस्बैंड का कारक होता है। तो जब मुझे एक जातिका के पति के बारे में कुछ जानना होगा तो मैं जुपिटर से संदर्भित हाउस में चेक कर सकता हूं, क्योंकि हम कारक से संबंधित घर में विचार करते हैं। तो जुपिटर का काम होता है हस्बैंड के बारे में विचार करना, ना कि शादी में पार्टिसिपेट करना। अब आप लोग बोलेंगे कि जुपिटर तो कारक होता ही है, देखिए इसका रीजन क्या है। जुपिटर का वैसे तो एक पुरोहित है, एक ब्राह्मण है, एक पंडित है, ऐसा माना जाए, लेकिन चूंकि मैरिज को हिंदू संस्कृति में एक धर्म अनुष्ठान माना जाता है, तो समहाउ रिलेटेड टू धर्मा, और जुपिटर कारक है धर्म का, और इसी वजह से जब भी कहीं मैरिज का सीन बनता है और उसमें जुपिटर आएगा तो वो कभी भी इसको नकारेगा नहीं। जब ये अच्छी पोजीशन में या अच्छे घरों में होगा, ये इसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी नज़र में जो हो रहा है अनुष्ठान वो एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसका आधिपत्य जुपिटर के पास है। इसीलिए ये बहुत प्रबलता, बहुत स्ट्रांगनेस दे देता है इस योग को, इसीलिए जुपिटर को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आम प्रैक्टिस की बात है, या हो सकता है कुछ लोग और तरीके से भी प्रैक्टिस करते हों। चूंकि नौमांश है तो हम लोग देखेंगे वीनस और जुपिटर की दशा में भी विवाह हो सकता है। इसके साथ में अगर हम देखें दारा कारक, चूंकि हमने चर कारक पढ़े हुए हैं, तो वीनस आपका यहाँ पे दारा कारक है, नीचे आप देख सकते हैं, इसमें मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और सैटर्न यानी कि शनि जो है वो इस चार्ट में आत्मकारक है। ये दो चीजें अभी फिलहाल के लिए मैं नोट कर ले रहा हूं। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूं समझ लीजिएगा। चाहे चार्ट किसी भी संदर्भ में मेरे पास आया हो, मैं पहले इस चार्ट को देखता हूं और कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं कि क्या जातक की जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर ये चार्ट सही से काम कर रहा है तो मैंने लग्न चार्ट इसका एनालिसिस किया और जातक से बात करने से पहले कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए। मेरी पहली प्रैक्टिस में जब चार्ट आता है तो मैं पहले एनालाइज करता हूं कुछ टाइम उसको, उसके बाद मैं उनसे बात करता हूं और अपने क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या वो सही है या गलत है। मेरा पहला क्वेश्चन था कि उनकी 8 या 9 साल की उम्र में जब मेरे पास दशा मरकरी के अंदर राहु
और उसके साथ कुछ टाइम जुपिटर और कुछ टाइम शनि की प्रत्यंतर दशा आई। मेरा क्वेश्चन था क्या आपको कोई हेल्थ इशू हुआ? इस पीरियड में मैंने हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। उनका जवाब था हाँ, मुझे अस्थमा हुआ। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ। मुझे जानना है कि चार्ट सही से काम कर रहा है, क्योंकि मरकरी की दशा उनके जीवन में स्टार्टिंग से है, पहली दशा थी। 11th हाउस का और सेकंड हाउस का लॉर्ड है, एक तो मैलेफिक प्लैनेट था। तो मैंने देखा जीवन की शुरुआत होती है एक मैलेफिक प्लैनेट से, लेकिन इसका मतलब बीमारी नहीं हो जाती। मरकरी मैलेफिक हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने मरकरी के हाउसेस देखे, मुझे यहाँ पे A6 छठवें हाउस की अरुधा दिखी। अगर अरुधा आप में से जिन लोगों को नहीं पता है तो इस वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। 6 हाउस की अरुधा, छठवां घर आपको बीमारी देता है। तो एक तो मैलेफिक प्लैनेट जब वो एक्टिवेट होगा तो छठवें हाउस की अरुधा भी एक्टिवेट करेगा। अब क्वेश्चन ये होगा कि मैं 10th हाउस की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जीवन के बचपन के 7 8 9 10 साल में आप 10वें घर को नहीं देखोगे, है ना, ना आप अपनी प्रॉपर्टी देखोगे। हाँ, मदर को देखना है तो A4 कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है इसलिए मैं मैलेफिक चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने देखा राहु की दशा आई। राहु कुंडली के 8वें घर में बैठा मिलेगा, यानी कि एक मैलेफिक प्लैनेट जो A6 को छठवें घर की अरुधा यानी बीमारी को एक्टिवेट कर रहा है, साथ में 8वां घर भी एक्टिवेट हो जाता है कुंडली का। फिर इसके अंदर मुझे जुपिटर मिलता है 1 2 महीने की दशा, और उसके बाद सैटर्न मिलता है। जुपिटर खुद 8वें घर का मालिक भी है, चूंकि 5th हाउस का लॉर्ड भी है, लेकिन कुंडली के 8वें घर में है। पहली चीज तो मुझे यह हिट करी कि यार ये 8वें घर की प्रॉब्लम यानी कि बीमारी में कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई कर सकता है। और उसके आगे सैटर्न आएगा। सैटर्न भी आपके छठवें घर का लॉर्ड है, आप देखोगे, और 7वें घर का है। क्योंकि मैं बीमारी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं देखता हूं कि हाँ, छठवां घर कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये पीरियड मुझे इंडिकेट कर रहा है कि एक मैलेफिक प्लैनेट की महादशा में 8वां घर पूरी तरह से एक्टिवेट हुआ, 8वें घर का लॉर्ड एक्टिवेट हुआ, और उसके बाद छठवें घर का लॉर्ड भी एक्टिवेट हो गया। इसके अलावा जुपिटर मुझे यहाँ एक कंसर्न और दे रहा है, मैं बता देता हूँ। जुपिटर की जो दूसरी राशि है 5वां घर, यहाँ पे 8वें घर की अरुधा A8 के नाम से आप देख सकते हैं, यानी कि ऑब्स्टेकल, और अगर डिसीज से रिलेशन है तो उसको बढ़ा देना। इसीलिए मेरा क्वेश्चन था कि भाई प्रॉब्लम थी कि नहीं थी। ये रैंडम एनालिसिस होते हैं, मैं बहुत डीप में नहीं जाता, टाइमिंग एग्जैक्ट फिक्स नहीं करता, कुछ आसपास के कुछ मंथ के टाइम के बेस पे ये जानने के लिए कि ये चार्ट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उनका जवाब था अस्थमा। और नॉर्मल सी बात है, अस्थमा क्या देगा आपको, कौन देगा आपको? मून, मरकरी मेन योगदान होगा, सूर्य भी आपको सहयोग कर देता है इसमें। तो जब मैं कुंडली का 8वां घर देखूंगा तो मुझे यहाँ मून मिल जाएगा, चंद्रमा 8वें घर में बैठा मिल जाएगा। मरकरी की आपकी दशा चल ही रही है, यानी कि बनता है सिंबॉलिक कि हाँ, अस्थमा अगर जातक बोलता है या जातिका बोलती है तो ये सही कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसके कई बेनिफिट होते हैं, मैं ये भी समझा दूंगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि क्या आपकी एजुकेशन कहीं बाधित हुई, कहीं एजुकेशन में परेशानी आई, हायर एजुकेशन में? उनका जवाब था हाँ, प्रॉब्लम हुई। वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, चाहे वो फंड की वजह से हो या किसी भी रीज़न से हो, वो अपना वांछित हायर एजुकेशन में चीज़ें परस्यू नहीं कर पाई। अब देखिए पहला क्वेश्चन, बेसिक एजुकेशन में प्रॉब्लम हुई क्या? ये 4th हाउस, बेसिक एजुकेशन और आपका ग्रेजुएशन लेवल जो नॉर्मली आदमी करते हैं। तो 5th हाउस क्या दिखाएगा? हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन, जो आदमी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ इच्छित डिग्री, जैसे आपका इंजीनियरिंग हो गया, आपका MBA हो गया, कुछ टेक्निकल फील्ड जितनी भी हो गई, वो सारी चीज़ों का एजुकेशन हम 5th हाउस से देखते हैं। अब देखने को यहाँ सैटर्न बैठा है जो एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो मुझे ये पूछना चाहिए था कि आपकी स्कूलिंग एजुकेशन क्या ये एफ्लेक्ट हुई? लेकिन मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका रीजन समझ लीजिए। सैटर्न यहाँ जरूर बैठा है, इस हाउस का लॉर्ड। घर के रिजल्ट कौन देगा आपको? इस घर के रिजल्ट देगा इस घर का स्वामी। आप देखोगे इस घर का लॉर्ड 9th हाउस का लॉर्ड भी है और अपनी ही राशि में बैठा है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। दूसरी चीज, सीधी एस्पेक्ट अपने घर पे भी डालेगा और सैटर्न पे भी डालेगा।
तो जो प्लानेट अच्छी मजबूत स्थिति में बैठ के अपने घर को देखेगा, दूसरा आप पीछे देख सकते हैं 9 मार्च वाला जो भी चार्ट दिखाया था, वहाँ मार्स का षटबल सैटर्न से ज़्यादा है। यानी कि चाहे ये शत्रु हो, चाहे खराब स्थिति में हो, लेकिन अगर इस घर का मालिक डायरेक्ट अच्छी कंडीशन में मजबूत होकर डायरेक्ट इस घर को देखता है, तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएंगे कि ये घर को खराब नहीं करने देगा। और इसीलिए मैंने बेसिक एजुकेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा। अब चूंकि ये घर है जुपिटर का और जुपिटर कुंडली के 8वें घर में चला गया, तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन पूछा जानने के लिए कि क्या ये जुपिटर 5th हाउस का लॉर्ड, जो कि खुद आधिपत्य है जिसका विजडम पे, आपके ज्ञान पे, वो 8th हाउस में है, तो ये क्या ये मुझे खराब रिजल्ट देगा? उनका आंसर था कि हाँ, मैं हायर एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाई, बल्कि केवल मैंने सोचा था लेकिन वो हो नहीं पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। क्या था हायर एजुकेशन में? हायर एजुकेशन में वो जानना चाहती थी आर्ट फील्ड में रिलेटेड टू डिजाइनिंग या ऐसा कुछ। 5th हाउस पे आप वीनस की 2nd हाउस की अर्गला देखेंगे। वीनस आपको इंडिकेट करता है आर्ट। मैं इस चीज में भी डीप में नहीं जा रहा, केवल एक इंडिकेट कर रहा हूं कि लग्न चार्ट आपको बता देता है जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं। यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर ठीक था, ये क्वेश्चन का आंसर ठीक था। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा आपके मदर से रिलेशन कैसे हैं। इसका रीजन क्या था, मुझे जानना है कि क्या ये चार्ट में जो कारक हैं, व्यक्ति विशेष के कारक, जैसे सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भाई बहनों का कारक है, क्या इस चार्ट में अच्छे से काम कर रहे हैं? क्योंकि मून मुझे 8वें घर में दिखता है और आप देखोगे केतु और राहु के साथ, आप इसको ग्रहण बोलते हो। तो उन्होंने कहा दोनों से मेरे फादर और मदर से रिलेशन अच्छे थे। यानी कि यहाँ मून के एफ्लिक्ट होने से, यानी कि कारक की वजह से रिजल्ट चार्ट में नहीं मिल रहे, ये इंडिकेट करती हैं चीजें। ये 3 क्वेश्चन हुए। चौथा क्वेश्चन मेरा उनसे ये था, क्या 2013-14 में, 2013-14 में क्या विवाह के कोई प्रस्ताव मिले, कुछ बात आगे बढ़ी? उन्होंने कहा हाँ, बात बहुत आगे बढ़ी, ऑलमोस्ट लेवल पर पहुंची, लेकिन किस वजह से? दहेज की वजह से, डॉरी की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई कि जो सामने वाला पक्ष था, जो स्पाउस के फादर थे या उनकी फैमिली थी, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको डॉरी चाहिए थी और इतना वो दे नहीं सकते थे। सॉरी, इस वाली पीरियड में, ये 13-14 में। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि वीनस दारा कारक है, वीनस विवाह का कारक होता है। उसके अंदर मुझे जो पीरियड दिखा वो दिखा मार्स का। अब मार्स का तो कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, मार्स का शादी से क्या सरोकार, लेकिन देख लीजिए मैंने क्यों पूछा ये क्वेश्चन। मंगल जहां है वो एक तो 9th हाउस है, दूसरा 7वें घर की अरुधा है वहां पे। तो अगर मंगल एक्टिवेट होगा तो 7th हाउस की अरुधा को एक्टिवेट करेगा, यानी कि विवाह के योग कहीं ना कहीं बनाता दिखेगा। और मैं ये जानना चाहता था कि अरुधा काम कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ A6 ने अच्छे से काम किया, इसलिए मैं और क्लियर करना चाहता था। और इसका एक और रीजन भी आगे मिल जाएगा कि मैंने इस टाइम पे 2013-14 में ही क्वेश्चन क्यों पूछा। तो यहाँ मुझे क्लियर इंडिकेशन मिले कि हाँ बात चली, लेकिन प्रॉब्लम हुई कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से कैंसिल हो गया। रीजन क्या था, जो सामने अदर पर्सन था या जो स्पाउस वाला जो रिलेशन था, वहां के फादर या उनकी फैमिली से डाउरी मांगी गई, जो अवेलेबल नहीं, पॉसिबल जो नहीं था। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन था, जो पीरियड आता है वीनस से सैटर्न के बीच में, और ये पीरियड 20, 21, 22, 3 साल चला। मैंने शायद लगभग 21 के आसपास का क्वेश्चन किया होगा कि क्या इस पीरियड में कुछ अच्छा मौका आया था। उन्होंने कहा हाँ, पहले वाले से अच्छा स्ट्रॉन्ग योग यहाँ पूरी तरह से बना था, लेकिन फिर भी कुछ कारण से मैरिज नहीं हुई। और ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको आके बताऊंगा। ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे इस चार्ट की। तो ये 4-5 क्वेश्चन जब मैंने पूछे तो मुझे समझ में आया कि एक तो मुझे कारक जो हैं बहुत अच्छे से काम करते नहीं देखे इस चार्ट में, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर आया। अब चूंकि वीनस विवाह करवा सकता है, मंगल 7वें घर की अरुधा को एक्टिवेट कर रहा है, और जुपिटर बैठा यहाँ पे पति का कारक है, तो मैरिज होनी चाहिए थी। चलिए जुपिटर में नहीं हुई, वीनस मार्स के अंदर सैटर्न आया जो आपके 7वें घर का मालिक है, और इसके अंदर मरकरी भी आया इस पीरियड में जो आपके दूसरे घर का लॉर्ड है। तो इसका मतलब यहां होनी चाहिए थी, यहां भी नहीं हुई।
तो ये तो मेरा एनालिसिस था कि ठीक है, चार्ट आपका अच्छे से काम कर रहा है, मुझे डाउट है कारक अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो व्यक्ति से संबंधित कारक जो है पिता के, माता के या पति के, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे। और एक इंडिकेशन मुझे मिला कि जुपिटर बेशक 5th हाउस का लॉर्ड है, ये मुझे अच्छे संकेत नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ मुझे इसने हेल्थ इशू दिया और यहाँ पे मैरिज में ऑब्स्टेकल क्रिएट किए, आगे नहीं बढ़ने दी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लट से मैंने माना कि जुपिटर का रोल है ही नहीं, ये सैटर्न और मरकरी की वजह से हुआ होगा, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं है, ये 7th हाउस का लॉर्ड है, ये 2nd हाउस का लॉर्ड है। चलिए, अब जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लें कि जातक की एज से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें इंडिकेशन क्या क्या मिलते हैं। जुपिटर साल में हर साल अपनी जगह बदलेगा, जातक की एज के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने हिसाब लगाया कि 26 साल की उम्र में जातक, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था 2013-14 का, देखिए जुपिटर जब जातक 24 साल का होगा तो जुपिटर वापस अपनी नेटल पोजीशन पे होगा। इस चार्ट में मैंने केवल 3 प्लैनेट लिए हैं, उस वीडियो को समझने के लिए आपको वापस देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए ये चीज़ तो। 24 साल की उम्र में जुपिटर वापस घूम के यहाँ आ जाएगा और 26 साल की उम्र में जुपिटर यहाँ होगा। क्या ये यहाँ बैठा जुपिटर वीनस से रिलेशन बनाएगा? वीनस कौन सा? जो लग्न कुंडली में स्थिति है, तो अपनी 9th एस्पेक्ट से यहाँ वीनस को देख रहा है और हम बोलते हैं ऐसे समय शादी विवाह हो जाना चाहिए था। 26 साल की उम्र में सैटर्न कहाँ पे होगा? 25 से 27.5 की एज में सैटर्न यहाँ होना चाहिए था, तीसरे घर में। क्या ये नेटल वीनस को देख रहा है? नहीं, 3rd एस्पेक्ट नहीं है, 7th नहीं है, यानी कि फिर ये टाइम अच्छा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए मेरा क्वेश्चन था कि क्या इस पीरियड में कोई अच्छा रिश्ता आया? तो कुछ योग बने थे, बात भी बनी, कुछ प्रॉब्लम हुई। कहीं ना कहीं इस चीज़ ने, कॉम्बिनेशन ने इंडिकेट किया, इसका मतलब प्रॉब्लम ढूंढना है मुझे कि किस वजह से प्रॉब्लम हुई। आगे बढ़ते हैं। 26 साल में जुपिटर यहाँ है तो 28 साल में यहाँ होगा, 7th एस्पेक्ट से देखेगा वीनस को। 28 साल में ये सैटर्न जो है ये कहाँ होगा? 27.5 से जातक की 30 साल की उम्र, सैटर्न यहीं होगा जहाँ है। तो यानी कि 28 साल और 30 साल में सैटर्न आपको कुंडली के चौथे घर में बैठा मिलेगा। चौथे घर में बैठा सैटर्न यहाँ आ गया, क्या नेटल वीनस को इफेक्ट देगा? बिल्कुल देगा, 3rd एस्पेक्ट से। तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन पूछे ही नहीं सीधा, क्योंकि मेरे कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा और हुआ भी नहीं, तो मैं पूछा भी नहीं कि इस ड्यूरेशन में कुछ योग आए या नहीं आए, और उन्होंने बताया भी नहीं मुझे ड्यूरिंग डिस्कशन में कि हाँ इस समय कुछ स्ट्रॉन्ग बना कॉम्बिनेशन। फिर 34 का टाइम बनता है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा, जिसका रीज़न भी मैंने आपको बताया, दशाएं भी मैच कर रही थी। अब 34 क्यों? 36 ईयर में जुपिटर वापस यहाँ आया, यानी कि 34 में वीनस के साथ होगा यहाँ पे, यानी कि एक साथ हो गए। जुपिटर गोचर वाला, ट्रांजिट वाला वीनस को मैच कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। साथ में सैटर्न कहाँ होगा? ये देखिए 34 में सैटर्न भी इसी घर में होगा। 30 साल में यहाँ होगा, 32.5 तक यहाँ होगा और 32.5 से 35 तक यहाँ होगा, यानी कि तीनों एक साथ। तो फिर मुझे तो इसे कैंसिल कर देना चाहिए था। मैंने क्यों पूछा कि इस समय कोई प्रस्ताव आया? इसलिए कि ये सैटर्न की अपनी खुद की राशि है, पहली चीज़। और इस समय सैटर्न की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी देखने को मिली, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशन थे कि बेशक ये गोचर में रोकेगा, लेकिन अगर ये इस ड्यूरेशन में कहीं रिलेशन बनाता है, कोई योग बना के दे रहा है, वो पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा और आंसर भी था कि हाँ इस ड्यूरेशन में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग योग आया भी था। उसके बाद मैंने एक अगला कॉम्बिनेशन देखा कि 36 ईयर में यहाँ पे है जुपिटर, 38 में यहाँ आ जाएगा, यानी 2025 में। ठीक है, सैटर्न कहाँ पे होगा? 38 की एज में 37.5 तक यहाँ होगा। उसके बाद हम यहाँ काउंट करते हैं 37.5 से 40 साल, यानी कि जुपिटर यहाँ आ गया कुंडली के 10वें घर में, सैटर्न कुंडली के 8वें घर में। क्या सैटर्न वीनस के ऊपर कोई इफेक्ट दे रहा है? नहीं दे रहा। 7th हाउस पे दे रहा है? नहीं दे रहा। ठीक है, ये टाइम 25 का टाइम, जब एज 38 होगी उस समय, 38 होगी उस समय इंडिकेशन बन जाएंगे। तो मैंने इन्हें ऐसे ही डायरेक्टली फर्स्ट कॉल पे बोला कि एक 38 में आपका योग बनता है।
तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत लेट होगा, इससे पहले कुछ, हालांकि अभी तक एनालिसिस नहीं किया था, केवल एक नॉर्मल सा मैंने एनालिसिस करके दिया। इस ड्यूरेशन की मैं बात करना चाहूँगा, 34 साल की, ये 2021 दशाएं चलती हैं वीनस के अंदर सैटर्न, सैटर्न के अंदर फिर वीनस भी आया, फिर वीनस की जगह पे सन आया, सन की जगह पे मून आया। वीनस कारक मैरिज का, सूर्य जो है इनका लग्नेश है, और लग्नेश लग्न चार्ट में यहाँ बैठा है 7th हाउस में। तो 7th हाउस में बैठा प्लानिट भी आपको मैरिज दे सकता है, लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में निगलेक्ट हुआ, रिजेक्शन हुआ, नहीं हुआ रीजन। तो अब मुझे समझना है कि प्रॉब्लम इस चार्ट में कहाँ पे है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो पीरियड है, वीनस के अंदर सैटर्न आया, एक आपका दारा कारक है, वीनस विवाह का कारक है, सैटर्न आपका 7th हाउस का लॉर्ड है। इसके अंदर ये 3 साल चली, मरकरी की भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आई, ठीक है। इसके अंदर सैटर्न भी आया, मार्स भी आया, सारे प्लैनेट आए होंगे 3 साल में। अगर आपको इस ड्यूरेशन में मैरिज बनता है, चूंकि ये आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, मरकरी आपका 2nd का लॉर्ड है, यहाँ पूरे पूरे इंडिकेशन मिलने चाहिए कि विवाह होना चाहिए था। रीज़न क्या है कि यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है। अब देखिए एनालिसिस क्या है, मुझे ये चीज़ बहुत स्पष्ट क्लियर हो गई कि इस चार्ट में कारक काम नहीं कर रहे। कौन से? पर्सनल, पिता का, माता का, पति का, ये कारक काम नहीं कर रहे। जुपिटर इस चार्ट में आपको मैरिज के लिए एक तो इंडिकेट नहीं करेगा। दूसरा, एक चीज मुझे और समझ में आई, और वैसे भी जुपिटर मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, बेशक 5th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन अपनी अंतरदशा में क्या कर रहा है, 8वें घर के रुधा को एक्टिवेट कर दे रहा है। तो ऑब्स्टिकल परेशानियां आ ही रही हैं, 8वें घर में खुद बैठ गया है, तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है। जुपिटर से मुझे उम्मीद नहीं है इस चार्ट में। वीनस की दिशा में इनके पास कई सारे, 2-3 जो भी इनने बताए, वो सब रिलेशन कहीं ना कहीं से बनते हुए दिखाई दिए। तो वीनस ठीक काम कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सैटर्न की दिशा में दोनों बार विवाह के बहुत मजबूत योग बने। मुझे यह देखना है क्या सैटर्न प्रॉपर काम कर रहा है। बिल्कुल, शनि अपना काम पूरी तरीके से कर रहा है, उसने हर बार 7th हाउस को पूरी तरह से एक्टिवेट किया। प्रॉब्लम कहाँ है, अगर ये वीनस दारा कारक का काम कर रहा होता तो मुझे 2nd हाउस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 7th हाउस मतलब मैरिज ये दे देता, और पति कौन दे देता आपको, इंसान, व्यक्ति जो चाहिए आपकी लाइफ में, वो या तो दारा कारक देगा या आपका फैमिली मेंबर वाला हाउस यानी कि 2nd हाउस देगा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसके अंदर मरकरी भी आया। इस मरकरी के टाइम पे कोई भी रिश्ता नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मरकरी 2nd हाउस के रिजल्ट दे क्यों नहीं रहा, कहीं तो इंडिकेट करता, ऑब्स्ट्रक्शन होते, प्रॉब्लम होती, समझ में आता, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा, इसने इंडिकेट नहीं किया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, ये जो टाइम था, इस समय इनके पास जो रिलेशन आया, इनने मुझे एक चीज और बताई थोड़ा बाद में, वो ये थी कि ये लोग एग्री हैं विवाह के लिए। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इनकी एक कंडीशन है कि वर पक्ष की छोटी बहन, सिस्टर की मैरिज इनके ब्रदर से, छोटे ब्रदर से कर दी जाए, तो ये मैरिज आगे बढ़ जाएगी। फिर समझिए, उनकी एक कंडीशन थी कि जो फीमेल जाति का हम चार्ट देख रहे हैं, उनके छोटे भाई की मैरिज उनके बेटी से कर दी जाए। जैसे ही उन्होंने ये बोला, मुझे एक चीज़ क्लिक हुई माइंड में, और जो शायद आप भी समझ पाएंगे। मैंने नौमांश वाले चार्ट में आपको बताया था, नौमांश वाली सीरीज में जब हमने वीडियो डाले हुए हैं, उसमें वो नौमांश के लिए एप्लीकेबल बताया था। आप D1 पे एप्लीकेबल होते हुए देखिए। इंटरेस्टिंग चीज, 7वां घर अदर पर्सन या स्पाउस जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे 9th हाउस फादर का, यानी हस्बैंड या अदर पर्सन के फादर का। कहाँ है लॉर्ड, कौन है, वीनस। कहाँ बैठा है, कुंडली के 6वें घर में। पहली चीज, स्पाउस या अदर पर्सन जिससे आप चर्चा कर रहे हैं मैरिज की, उसके फादर हुए आपका ये वीनस लॉर्ड हुआ, वीनस कुंडली के 6वें घर में। पहली चीज, क्या इस वीनस का संबंध इस घर के लॉर्ड से है? बिल्कुल, सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट यहाँ पे बनती है, यानी कि 7th हाउस, 6th हाउस और यहाँ के संबंध बने। बहुत स्पष्ट मैंने आपको बताया था उस नौमांश वाली सीरीज में, जब ये संबंध देखने को मिल जाए, तो मैंने आपको एडवांस स्टेज बताई थी कि आफ्टर मैरिज हो सकता है कि जो आपका स्पाउस है उसके फादर की वजह से आपकी मैरिज में सेपरेशन आ जाए। लेकिन इस चार्ट में क्या हो रहा है,
वो सेपरेशन पहले आ रहे हैं। क्यों? एक तो पहले केस में डॉरी मांगी गई, दूसरे केस में कंडीशन रखी गई उस पक्ष की तरफ से या फादर की तरफ से कि विवाह मैरिज करवा दो इनके ब्रदर और उनकी बेटी के बीच में। क्या इंडिकेशन मिलता है? बहुत क्लियर। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का, उसका लॉर्ड वीनस 6th हाउस में, आपका स्पाउस इस अदर पर्सन, उनका फादर का लॉर्ड 6th हाउस में, आपका दारा कारक 6th हाउस में, और आपका वीनस जो विवाह का कारक है वो भी 6th हाउस में। अब चूंकि मैं वीनस को दारा कारक के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस चार्ट में, क्योंकि ये कारक यहाँ पे अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, तो एक तो मुझे चीज समझ में आती है कि वीनस की प्रॉब्लम तो है, दूसरा वीनस का जो इनका वो है शेड्यूल है, शायद वो भी थोड़ा बहुत कम है। तो मुझे ये समझ में आया कि वीनस को इम्प्रूव करना जरूरी है। किस लिए? हमेशा के लिए नहीं। ये जो मैरिज चल रही है आज भी तैयार है, अगर ये मान जाएं कि इनके छोटे भाई की मैरिज उससे हो जाए तो मैरिज अभी भी हो जाएगी इनकी। इसका मतलब ये वीनस कहीं ना कहीं रोल अपना पूरी तरह से प्ले नहीं कर पा रहा, चूंकि 6th हाउस में है और ये इस घर का लॉर्ड है जो स्पाउस के फादर पक्ष और इनके छोटे भाई का भी लॉर्ड बन जाता है। एक इंडिकेशन तो मुझे ये तो कंफर्म है वीनस की रेमेडी सजेस्ट करनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं होने वाला। पहली कंडीशन। क्या स्टोन पहना दूं? 6th हाउस में बैठे प्लानेट का, और जो प्लानेट तीसरे घर का लॉर्ड हो उसका स्टोन मैं कभी रेफर नहीं करूंगा, बहुत स्पष्ट सी बात है। एक तो ये बात हुई, लेकिन क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इन्होंने टोपाज पहना हुआ है, दैट इज फॉर जुपिटर, एक ऐसा लॉर्ड जो मुझे पहले हेल्थ इश्यू दे दिया, उसके बाद यहां भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, जो एक्टिवेट होते से ही 8वां घर एक्टिवेट करेगा और 8वें घर की अरुधा को एक्टिवेट करेगा। क्या उसका रत्न स्टोन पहनना ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन वो पहने हुए हैं टोपाज। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया डिस्कशन में ही, पहले वाले डिस्कशन में ही, कि फैमिली ने बोला है वो कहीं जा रहे हैं किसी के पास, और उन्होंने बोला है कि अब आपको पुखराज पहनना है और वो पुखराज खुद देंगे अपने पास से। एक मैलेफिक प्लानेट जो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, 8वें घर में बैठा है, ऑलरेडी टोपाज पहन के आप उससे रिजल्ट नहीं ले पा रहे, क्या ये पुखराज पहनना इस नेटिव के लिए मैरिज में हेल्प करने वाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर करना होता तो टोपाज से काम हो जाता। दूसरा, मैरिज में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं। परेशानियां कहाँ से आती हैं? 8वें घर से। तो 8वां घर आपको जब रिजल्ट दे रहा है और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई वहाँ वहाँ जुपिटर कहीं ना कहीं शामिल था, तो मैं ऐसे प्लानेट को स्ट्रॉन्ग क्यों करना चाहूँगा जो मुझे परेशान कर रहा है? तो एक तो हुआ वीनस। एक और प्लानेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप मेरी बात को ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए, 50-100 चार्ट उठाइए और देखिए 7th हाउस का लॉर्ड या फिर 7th हाउस में बैठा प्लानेट अगर रेट्रोगेट हो, वक्रीय हो, जैसे कि यहां मरकरी 7th हाउस में जो बैठा प्लानेट है वो रेट्रोग्रेड है, ऊपर से 2nd हाउस का प्लानेट और है, ऐसे लोगों को विवाह में बहुत परेशानियां देखने को मिलेंगी, या होंगी ही नहीं, बहुत परेशानियां होंगी, या आफ्टर मैरिज बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। मेरी बात ब्लाइंड फॉलो मत कीजिएगा, उठा के देखिएगा 50-100 चार्ट और एनालिसिस कीजिए। अकेला नहीं, कुछ इन्फ्लेक्शन मिल जानी चाहिए। तो इस चार्ट में मुझे वीनस का फ्रिक्शन मिल रहा है कि भाई 6वें घर में वो भी सपोर्ट करता है, बहुत स्पष्ट है। एक और चीज इंटरेस्टिंग, मैं मरकरी को यहां क्यों लेके आया, इस पीरियड में मरकरी आने के साथ में कुछ तो होना था, रिलेशन आता, रिश्ता आता, कुछ आगे बढ़ता, कुछ नहीं हुआ। यानी ये बैठा मरकरी आपको 2nd हाउस से रोक रहा है, यानी कि इनके पूरे लगभग 15-16 साल का शायद वीनस का दशा निकल चुका है। 7th हाउस कई बार एक्टिवेट हुआ, विवाह के योग बनते हैं, कभी रह जाता है डॉरी की वजह से, कभी किस वजह से, डॉरी की वजह से मतलब फाइनेंस की वजह से। फाइनेंस का कारक कौन? जुपिटर, पता है सबको, ठीक है। मैं हालांकि अभी कारक की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक इंडिकेशन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देता है मुझे, इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं। मुझे सेकंड रेमेडी जो समझ में आती है एक ही प्लानेट की, दैट इज मरकरी, इसके बिना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके चर कारक और ऊपर से जो चर कारक नहीं, आपके जो पर्सनल कारक, व्यक्ति कारक हैं, वो काम नहीं कर रहे इस चार्ट में। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करके कोई फायदा नहीं है। आपको 7th हाउस तो पूरा काम करके दे रहा है, सैटर्न अच्छा काम कर रहा है, दशा बना के देता है, लेकिन 2nd हाउस यानी कि
फैमिली मेंबर आपकी फैमिली में ऐड नहीं हो रहा, दैट बिकॉज कि मरकरी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इनकी इस समय जो दशा चल रही है वो चली वीनस के अंदर, अभी मरकरी की दशा रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो एक टाइम मुझे अच्छा इंडिकेशन तो देता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मरकरी की दशा अंतरदशा पहले भी आई, इसीलिए इस मरकरी से मुझे रिजल्ट लेना है और इस वीनस से रिजल्ट लेना है। केवल ये दो प्लानेट हैं, उसके अलावा तो फिर वीनस के अंदर मरकरी, अगर ये दो प्लानेट मेरे बैलेंस हो गए तो फिर सैटर्न आ जाएगा, वो काम कर जाएगा, मार्स आ जाएगा, वो काम कर जाएगा। क्यों करेगा मार्स? इसलिए काम करेगा क्योंकि A7 एक्टिवेट करने वाला है। दूसरा एक और चीज देखिए इंटरेस्टिंग, A7 तो हमने देख लिया, सातवें घर की अरुधा। 12वें घर की अरुधा को हम क्या बोलते हैं आपको पता है ना? इस घर की अरुधा को हम बोलते हैं यूएल उपपद या फिर दारापद। दारापद यानी कि यूएल कहाँ पे है? यहाँ। मंगल एक्टिवेट होगा तो आठवीं राशि भी एक्टिवेट होगी, तो यूएल एक्टिवेट हुआ यानी दारापद। तो आप जब मैरिज की बात करते हैं तो आप सातवें घर की अरुधा भी देखते हैं और आपका यूएल यानी कि उपपद या दारापद को भी देखते हैं। और यही रीजन था कि यहाँ पे मंगल ने कहीं ना कहीं इनको एक अच्छा योग बनाता हुआ दिखाई दिया, वो फलीभूत नहीं हो पाया, जिसका कारण आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, वीनस का थोड़ा सा कमजोर होना और एक ये प्लैनेट जो सेकंड हाउस को एक्टिव होने ही नहीं दे रहा। इसके अलावा जब सैटर्न आएगा तो सैटर्न भी यूएल को इन्फ्लुएंस करेगा पूरी तरह से। क्यों करेगा? क्योंकि इसके साथ में है, तो जिस घर में यूएल है, उपपद है, उसी घर में सैटर्न है। एक और चीज बता देता हूं, सैटर्न क्यों हेल्प करेगा, सैटर्न क्यों यहां नेगेट नहीं करेगा? अरुधा लग्न से 7th हाउस में सैटर्न बैठा है, इसलिए हेल्प करेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मरकरी को मैं क्यों लेके आया। मैं आपको हमेशा बोलता हूं किसी एक लॉजिक के साथ मैं नहीं जाता। मैंने सबसे पहले मैं आपको एक बार इसके नौमांश पे ले जाता हूं। क्यों ले जा रहा हूं समझा देता हूं। ये तो मैंने इनका एक नॉर्मल चार्ट देखा। अब अगर मैं चाहूं कि मुझे इनका चंद्र कुंडली देखनी है, या चलिए नौमांश देखते हैं। नौमांश में सातवें घर का लॉर्ड त्रिक भाव में बैठा है, क्या उम्मीद करूंगा? जब 7th हाउस का लॉर्ड अच्छी जगह नहीं बैठा तो मैं क्या उम्मीद करूंगा? मैं इसको इंक्लूड नहीं करना चाहता, क्योंकि वीनस के अंदर जुपिटर की दशा भी निकली, उस समय कुछ भी नहीं हुआ जबकि होना चाहिए था। यानी कि मुझे जुपिटर से इसलिए यहाँ पे उम्मीद खत्म हो जाती है। इसके अलावा अब मैं चंद्र कुंडली देखता हूँ, यानी कि मैं देखता हूँ कि भाई जहाँ मून है 8वें घर से, यहाँ से सप्तम में कौन लॉर्ड है? सप्तम में लॉर्ड आता है मरकरी, यानी 7th हाउस का लॉर्ड मून से बनता है मरकरी। यानी कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए और बढ़ जाती है, क्योंकि आपके कारक काम नहीं कर रहे। एक और चीज, क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं। मैंने 4-5 चीजें देखी, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मैच हो रही हैं। हो सकता है हर चीज मैच ना हो, उनको हटा दीजिएगा। फिर मैंने कारकांश देखा, ये भी हमने नौमांश में पढ़ा है, मैं बता देता हूं क्या होता है। आत्मकारक ढूंढिए लग्न कुंडली में कौन है, नीचे लिखा हुआ है आपको मिल जाएगा। आत्मकारक आपका सैटर्न है। शनि नौमांश में कहाँ है? तो आप देखेंगे शनि नौमांश में आपको 7वें घर में है। आपको घर से मतलब नहीं है, आप देखिए कि शनि किसकी राशि में है, किसके नौमांश में है। शनि यहाँ पे आपको दिखेगा जुपिटर के नौमांश में। बस यहाँ आपका काम हो गया। आप कारकांश कुंडली कैसे बनाएंगे? शनि जिसके भी नौमांश में है वहां से लग्न मान लीजिए, यानी कि लग्न कुंडली में, यानी 12वीं राशि में है, तो यहां से कारकांश कुंडली बनेगी, ये आपका फर्स्ट हाउस हो जाएगा। चेंज नहीं करना, मतलब इस जगह से देखना है 7वां घर। तो गौर से देखिए, मून कुंडली भी यही, कारकांश भी यही, क्या इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ती? और इससे 7वां जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? फिर से मरकरी। तो केवल वक्री प्लानेट बैठ गया और सेकंड हाउस का लॉर्ड है लग्न चार्ट में, केवल ये रीजन नहीं था मेरा। ये रीजन था कि कारकांश भी मुझे इंडिकेट करता है, मुझे मून कुंडली भी इंडिकेट कर रही है, और जो पीरियड निकले उसमें पूरी तरह से मुझे ये इंडिकेशन मिले कि मरकरी इस हाउस के लिए काम कर ही नहीं पा रहा, बिकॉज दैट इज वक्री होके बैठा है यहाँ पे। और 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट वक्री हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। हाँ, अगर इस हाउस का लॉर्ड जैसे सैटर्न डायरेक्ट एस्पेक्ट में हो, बहुत बली होके स्ट्रांग होके, तो रोक देगा, अपना असर पूरी तरह से काम करेगा। ऊपर से वीनस भी 6th हाउस में है, जो विवाह का नैसर्गिक कारक हो जाता है, वो भी 6th हाउस में है। तो इन्हें बेसिकली वीनस और मरकरी से रिलेटेड हमने रेमेडी सजेस्ट किया हुआ है। टाइमिंग क्या, मैंने आपको बता देता हूं। बहुत स्ट्रांग योग नहीं है, मैंने बता दिया है, लेकिन
कुछ अच्छा योग बन सकता है इन दो रेमेडीज़ के साथ में, मैं वहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने D1 चार्ट की विंशोत्तरी दशा को एनालिसिस किया, तो मुझे जनवरी 24 की बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेके फरवरी के टाइम में कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन और ट्रांजिट मिलते हैं। फिर मैंने नौमांश की विंशोत्तरी दशा, याद रखिए दोनों अलग अलग होंगी, नौमांश की विंशोत्तरी दशा चेक की, तो मुझे फेब से लेके मार्च तक का टाइम के कॉम्बिनेशन मिलते हैं जहां अच्छा टाइम बनता है। उसके बाद मैंने D1 चार्ट की चर दशा ये चेक किया, तो फिर मुझे फेब से लेके अप्रैल तक का, मिड अप्रैल, अप्रैल 10-12 के आसपास का टाइम मिला। फिर मैंने नौमांश की चर दशाओं का कॉम्बिनेशन चेक किया, तो फिर मुझे एक मंथ कॉमन मिला जो है फेब। और जब मैंने इन सब के बीच में से एक टाइम पीरियड निकाल के दिया, तो वो मेरे पास टाइम पीरियड लगभग लगभग आता है मे बी 8 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक के बीच का कुछ अच्छा टाइम मेरे पास निकल के आता है। ये बहुत फेवरेबल टाइम होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है इसमें, ठीक है, ये 4 दशाओं से चेक कर लिया, और आपका वीनस और मरकरी की दशाएं भी हैं, उसमें बीच में यहाँ सैटर्न वैटर्न भी कुछ आ रहा है, या शायद लग्नेश आ रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। अब एक प्रॉब्लम मेरी क्या बनती है, जो मैं बोला कि 24 यानी कि जुपिटर तो यहां होगा, इसकी एस्पेक्ट तो वीनस पे होगी नहीं, क्लियर। और 37 की एज में सैटर्न कहाँ होगा, सातवें घर को एफ्लिक्ट कर रहा होगा। हम तो बोलते हैं सातवें घर में सैटर्न होगा तो काम नहीं करेगा या वीनस पे असर डालेगा। सैटर्न की खुद की राशि है, आत्मकारक है और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दूसरी चीज, मैंने जो टाइम बताया वो 2023 अप्रैल के जस्ट बाद नहीं बताया, ये मैंने बताया है फेब, यानी कि ऑलमोस्ट ईयर खत्म होने के आसपास, क्योंकि मार्च में इनका जन्म है। तो ये जुपिटर आगे बढ़ के यहाँ लगभग 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री के आसपास होगा। और जब ये वीनस का डिग्री कितना है, नेटल वीनस का 5 डिग्री, तो जब ये यहां से एस्पेक्ट डालेगा, तो हालांकि अब आप बोलोगे कि यहां से 9th एस्पेक्ट तो इस घर पे आएगी, लेकिन जब 25-26 डिग्री का वीनस एस्पेक्ट डालेगा, तो मैं एक बार क्लियर करके बताता हूं, 26 डिग्री लेट से यहां पे है, तो इससे 15 डिग्री पहले और इससे 15 डिग्री बाद जुपिटर की एस्पेक्ट होगी, यहां बैठे जुपिटर की जो 26 डिग्री का है। तो 26 डिग्री में अगर मैं 15 जोड़ता हूं तो लगभग आंसर आता है 11 डिग्री। मतलब इस घर में 11 डिग्री तक जुपिटर इन्फ्लुएंस करेगा, और वीनस 5 डिग्री का है। इसका मतलब यहां पहुंचा के जुपिटर को मैं वीनस को इन्फ्लुएंस करवा सकता हूं, मुझे दशाएं भी मैच होनी मिलती है, योग बनता है। लेकिन मेरा कंसर्न एक है, 26 साल की एज में भी सेम कंडीशन थी, ये जुपिटर यहां था और सैटर्न कहीं से कहीं तक किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था, शायद सैटर्न यहां था, ठीक है। तब भी ये योग बना, लेकिन तब काम नहीं किया। क्यों? रीजन सिंपल, वीनस मरकरी को सॉल्यूशन में लाना पड़ेगा, इनसे रिजल्ट निकलवाने पड़ेंगे। वीनस तो फिर भी काम थोड़ा बहुत कर रहा है, मरकरी पूरी तरह से डेड काम कर रहा है, ये सेकंड हाउस के रिजल्ट दे नहीं रहा, सातवें घर को बिगाड़ रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने जुपिटर को यहाँ क्यों अवॉइड किया। हम कैसे देखेंगे कि चर कारक काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत चर कारक काम कर रहे हैं। पहले चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये जातक का चार्ट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अभी रिसेंट में एक चार्ट और आया है मेरे पास, मैं टाइम मिला तो मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और एक और चीज़, ये एक तरीका है, मैं नहीं बोलता कि आप आंख बंद करके इस पर भरोसा कर लीजिए, अपने रिसर्च कीजिए, 100, 200, 500 चार्ट एनालिसिस कर लीजिएगा, जो आपको तरीका अच्छा लगता है वो करिएगा। मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो मैं पर्सनली अपने लिए करता हूँ और खुद किस तरीके से एनालिसिस करने वाला होता हूँ।